दोस्तों ये वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। अब ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ हो गया है। बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, पर कैपिटा इनकम में इंडिया से आगे निकल गया है। अब ये न्यूज सुनकर मुझे एज ए इंडियन काफी बुरा लगा, क्योंकि बांग्लादेश ग्रोथ कर रहा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रोथ करते करते वो हमसे आगे निकल जाए, इस पॉइंट पर थोड़ी तकलीफ होती है। एंड एज ए इंडियन आई नो आपको भी ये बात कहीं ना कहीं जरूर चुभी होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस चीज का एक प्रॉपर एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि बांग्लादेश जो हमसे आगे निकल गया है, क्या वो सच में आगे निकल गया है या फिर डाटा में तो कोई गड़बड़ नहीं है, और अगर आगे निकल गया है तो क्या कुछ उसने ऐसा कर दिया कि वो इंडिया से आगे निकल गया, और अगर नहीं निकला है तो फिर ये डिबेट क्यों हो रही है। ये सब कुछ हम जानने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, हमेशा की तरह। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दें, और आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछ लें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों IMF द्वारा उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जो कि वो लोग साल में हर साल 2 बार पब्लिश करते हैं। उसमें वो अपना वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में प्रोजेक्शन करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ वर्ल्ड की इकोनॉमी रहेगी। अलग अलग कंट्रीज की प्रोजेक्शन उनकी आती है, ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की और पुअर कंट्रीज की अलग से प्रोजेक्शन वो बताते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड की GDP क्या रहने वाली है उसकी प्रोजेक्शन भी वो बताते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाज वो देते हैं, जिससे हमें अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, उसकी हालत जानने में मदद मिलती है। और एज ए इन्वेस्टर हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड के किस हिस्से में ग्रोथ आ रही है, कहाँ ज्यादा ग्रोथ डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है, कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है काफी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर मानी जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। तो दोस्तों रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा हो गई है इंडिया की पर कैपिटा इनकम से। दोस्तों पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक देश में एक व्यक्ति एवरेज कितनी इनकम कर रहा है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल GDP डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री मिलके कितनी GDP प्रोड्यूस कर रही है, कितनी इनकम कर रही है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। और ये एक एवरेज निकल के आ जाता है कि प्रति व्यक्ति कितना अर्निंग कर रहा है उस देश में। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एक बांग्लादेशी $1887 कमा रहा है, एज कंपेयर टू एक इंडियन $1876 कमा रहा है। अब जो लोग इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, इस चीज से कनेक्टेड है, तो उन्हें तो पहले से ही पता था कि आने वाले कुछ टाइम में बांग्लादेश जो है इंडिया को ओवरटेक कर लेगा इस चीज में। लेकिन इस चीज की प्रोजेक्शन 2024-25 के आसपास की करी गई थी कि जो बांग्लादेश ओवरटेक जब इंडिया को करेगा तो वो 2024 के आसपास करेगा। लेकिन ये इवेंट हो गया 2020 में ही। तो ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश ने 4 साल पहले ही इंडिया को ओवरटेक कर लिया। तो दोस्तों इसके मेनली 2 रीजन हैं। एक तो पहला मेनली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया के मुकाबले वो सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, जिसके कारण IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है वो 10% के आसपास होने वाली है, और बांग्लादेश की GDP जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है वो 4.5 समथिंग होने वाली है। तो इससे जो बेस इफेक्ट आएगा कि जो इंडिया की GDP ज्यादा घटेगी और बांग्लादेश की GDP कम घटेगी, लेकिन पॉपुलेशन तो वही रहेगी। तो इससे जो बेस इफेक्ट आएगा वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम पर ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू बांग्लादेश। और दूसरा जो रीजन है कि ये जो कैलकुलेशन करी गई है ये नॉमिनल टर्म्स में करी गई है। नॉमिनल टर्म्स मतलब इन्फ्लेशन इन कैलकुलेशन में एडेड है, और बांग्लादेश की इन्फ्लेशन इंडिया से काफी ज्यादा रही है पिछले कुछ सालों में। अगर आप ट्रेंड देखोगे इस चार्ट में, तो इन्फ्लेशन इफेक्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो पिछले साल मान लीजिए इंडिया में आपको 100 रुपए की कोई चीज मिल रही थी, इन्फ्लेशन के कारण 6% उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया इस साल, वो 106 रुपए की चीज हो गई। वही चीज 100 रुपए की जो बांग्लादेश में पिछले साल मिल रही थी, इन्फ्लेशन ज्यादा होने के कारण मान लीजिए वहां 8% इन्फ्लेशन है, तो 108 रुपए की तो वो वहां वैसे हो गई। तो इस चीज को जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हो तो GDP में ओवरऑल इफेक्ट जो उनकी GDP में आएगा वो 2% इंडिया से ज्यादा आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो बता रहे हैं कि रियल टर्म्स में अगर आप इस चीज को मेजर करोगे इन्फ्लेशन को हटा के, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज भी बांग्लादेश से ज्यादा है।
लेकिन फिर इस चीज पे इतनी डिबेट क्यों हो रही है, क्या इसका रीजन है? तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि IMF ने तो बोल दिया कि 2021 में दोबारा से इंडिया बांग्लादेश को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन उसने साथ साथ ये भी बताया है कि आने वाले 2024 से 25 में बांग्लादेश जो है इंडिया को ओवरटेक करके इंडिया से आगे निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम में। तो अब इंटरेस्टिंग बात जानना ये होगी कि जो बांग्लादेश एक छोटी सी कंट्री है एज कम्पेयर टू इंडिया, उसने क्या ऐसे स्टेप्स ले लिए कि वो इंडिया से भी आगे निकलता जा रहा है, और इंडिया ने ऐसी क्या गलतियां कर दी कि जो इंडिया की ग्रोथ कम होती जा रही है। तो दोस्तों बांग्लादेश के आगे निकलने के मेनली 2 रीजन है कि जो बांग्लादेश की GDP ग्रोथ हो रही है वो पिछले 5-6 सालों में हर साल 9 से 10% के CAGR पर बढ़ रही है। और अगर आप उसी में इंडिया की ग्रोथ रेट देखोगे तो वो पहले जब 8-9% बढ़ती थी, अब वो 3 से 4% ही बढ़ रही है। दूसरा जो रीजन है बांग्लादेश की ग्रोथ का वो है कि जब हम लोग सुशांत और कंगना रनौत पर डिबेट कर रहे थे, तब जब ग्लोबल टेंशन चाइना और अमेरिका के बीच चल रहा था, तो बहुत सारा बिजनेस बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के पास चला गया। उससे पहले भी जब अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी, उस टाइम भी इंडिया की बजाय जो भी बेनिफिट हो रहा था वो बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को हो रहा था। अगर आप डेटा देखोगे तो 44% राइज आया है बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स में, और जो कि कभी इंडिया हुआ करता था, आज की डेट में बांग्लादेश एक टेक्सटाइल हब बन चुका है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और थोड़े से डाटा आपको बताऊं तो एक एवरेज बांग्लादेशी 3 साल ज्यादा लाइफ जीता है एज कंपेयर टू एक एवरेज इंडियन के। दैट मीन्स वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटी, फूड क्वालिटी वगैरह, एयर क्वालिटी वगैरह अच्छी हुई है, जिसके कारण उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे तो वो भी इंडिया से कम है। मतलब वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो एज कम्पेयर टू इंडिया पैदा होते ही कम उनकी डेथ होती है। उसके बाद अगर आप उनकी अर्बन पॉपुलेशन को देखोगे तो एज कम्पेयर टू इंडिया बांग्लादेश में ज्यादा लोग रहते हैं अर्बन शहरों में गाँवों के मुकाबले। एग्रीकल्चर में अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखते हो तो वो टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है और इंडिया को उसने पीछे छोड़ दिया है इस सेक्टर में भी। बांग्लादेश और इंडिया में जैसा कि आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करते हैं, तो जो फॉरेन से रेमिटेंसीज आते हैं वो इंडिया के ज्यादा हैं, $83 बिलियन, और बांग्लादेश के हैं $18 बिलियन। लेकिन ये ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और एज कम्पेयर टू बांग्लादेश इंडियन लोग ज्यादा बाहर काम करते हैं, इसलिए ये अमाउंट आपको ज्यादा दिख रहा है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के एक्सपोर्ट 5 साल से स्टैग्नेंट हैं, कोई भी ग्रोथ उसमें हमें देखने को नहीं मिल रही। लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे पढ़ाई के मामले में भी बांग्लादेश हमारे नजदीक आ चुका है और हो सकता है आने वाले टाइम में भी वो उसमें हमें पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों ये कुछ डेटा हैं जो देखकर काफी बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि बांग्लादेश आगे निकल रहा है, इसलिए कि इंडिया जो कि खुद को विश्व गुरु बनाने निकला था वो पीछे रहता जा रहा है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इंडिया ने ऐसे क्या स्टेप्स ले लिए कि जो इंडिया बांग्लादेश से पीछे रह गया। तो वैसे तो मैं कोई पॉलिटिकल बात करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे जो भी बड़े बड़े फैसले गवर्नमेंट ने लिए वो उनके ऊपर उल्टे पड़ गए। जैसे नोटबंदी का जो फैसला हुआ उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा लोगों पर पड़ा। वो किया तो था एक गुड पर्पज से, लेकिन जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका हुआ, बेनिफिट उसका कुछ भी नहीं हुआ और नुकसान लोगों को ज्यादा हो गया। उसके बाद जो GST लागू किया गया उससे भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। जो सरकार का टारगेट था टैक्स कलेक्ट करने का वो भी सरकार अचीव नहीं कर पा रही है, और इवन स्टेट्स का जो टैक्स कलेक्शन आता था सरकार वो भी नहीं दे पा रही है अभी। तो ऐसे कुछ फैसले थे जो इंडिया की इकोनॉमी पे काफी उनका इम्पैक्ट पड़ा, और ग्रोथ जो हमारी पहले 8% हुआ करती थी वो धीरे धीरे करके 3 से 4% पे आ चुकी है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमारे पास मेनली 4 ही चीजें होती हैं, क्योंकि इकोनॉमी 4 चीजों से मिलकर बनती है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन पावर तो हमारी घटी पड़ी है क्योंकि इनकम लोगों की आ नहीं रही, स्पेंडिंग पावर लोगों पे है नहीं कि वो ज्यादा कंज्यूम कर लें और GDP में ग्रोथ आ जाए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है, सरकार ने टैक्स रिलीफ जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया था उन्होंने भी वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया। उसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट्स तो 5 साल से सेम ही है, बढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, और गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करने के मूड में नहीं है। जो भी बड़े बड़े स्टिमुलस आप देख रहे हो फॉरेन कंट्रीज में, ऐसा कोई भी स्टिमुलस इंडिया में नहीं आया है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसकी भी सच्चाई आपको पता ही है, कितना ही कुछ लोगों के हाथ में आया था
लोन लेके आगे कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि लोन लेके मान लीजिए आगे इन्वेस्टमेंट कर भी दे तो क्या कुछ डिमांड आएगी भी या नहीं, ये भी कंपनियों को नहीं पता। उसके अलावा बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जैसे रघुराम राजन जी ने इतना बड़ा हमें एक नोट लिखकर समझाया कि कैसे हम इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ मेजर ले सकते हैं जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। बड़े बड़े बिल्स जो आते हैं उन्हें हम बिना डिस्कशन के पास कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी बिल को ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपका एक पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर, अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव भी उसका सुनोगे तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक अच्छा बिल तैयार होगा जिससे ओवरऑल सबको बेनिफिट होगा। तो वो चीज भी नहीं हो रही है। विपक्ष खुद इतना कमजोर है कि वो क्या ही कुछ विरोध करेगा किसी बिल का, उन्हें खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है। उसके अलावा न्यूज चैनल्स जो हैं जिनका टारगेट होना चाहिए सरकार से सवाल करने का, सरकार से पूछने का, उनका भी हाल आपको पता ही है, सुशांत करके क्या कुछ वो न्यूज बना रहे हैं। और दोस्तों इसके पीछे एक मेन रीजन हम लोग भी हैं, क्योंकि हम ही उस न्यूज को देखते हैं, उनकी टीआरपी को बढ़ाते हैं। अगर आपको भी कोई इकोनॉमी से जुड़ी, किसी बिल से जुड़ी रिलेटेड न्यूज अगर आपको कोई दिखाए तो आप खुद उस चैनल को नहीं देखते, तो न्यूज वाले तो वही दिखाएंगे ना जो लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। तो एज ए इन्वेस्टर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो एज ए इंडियन अगर मैं आपको बताऊं तो हमेशा इंडिया में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो और इकोनॉमी आगे बढ़े। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर इस सिचुएशन में क्या करते हैं? ग्लोबल जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा पूरी वर्ल्ड पे नजर बना के रखते हैं कि कहाँ किस कंट्री में क्या कुछ ग्रोथ आ रही है। तो मैं अभी रिसेंटली एक बड़े इन्वेस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, तो पिछले कुछ सालों में तो उन्होंने अमेरिका से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट हटाकर इंडिया में शिफ्ट करनी शुरू कर दी थी और चाइना में शिफ्ट करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे चाइना और इंडिया ही सबसे ज्यादा एशिया में ग्रो कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली उनका कहना है कि वो इंडिया से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम करके बांग्लादेश में शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो इस चीज को आप समझ सकते हो कि अगर आपकी जीडीपी आपकी कंट्री की बढ़ रही है तो हर कोई रिस्पेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट आपकी आती जाती है, लोग आपकी अच्छी लाइफ जीते हैं और आप विश्व गुरु भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपकी जीडीपी ही नहीं ग्रो कर रही तो धीरे धीरे आपकी रिकॉग्निशन भी कम हो जाती है और विश्व गुरु बनना तो आप भूल ही जाइए। तो दोस्तों आई होप मैं आपको ये चीज़ समझा पाया होऊंगा एक आसान भाषा में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज मेरे यूट्यूब पर हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उनको आप चेक कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।